नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 42वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे और आज का जो विषय है वो, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, कि जो संविधान के अनुच्छेद 11 में जो 29 विभाग ग्राम पंचायतों के लिए दिए गए हैं, उसका ये विषय 17वां विषय है और हम आप उस पर आज आपसे बातचीत करेंगे। आज हम जहाँ बैठे हैं ये पार्क है, आप देख रहे हैं, और गर्मी भी बहुत है, लेकिन अब चूँकि यहाँ से बात शुरू करने का मैंने पहले से निश्चय कर लिया था, इसलिए इस गर्मी को के बीच में ही आपसे बातचीत करेंगे। और बीच में जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ज़रा मुंह भी पोंछ लिया करेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है। साथियों, ये जो विषय है आज, ये है 11वीं अनुसूची में का जो 17वां विषय है, वह है शिक्षा। और शिक्षा जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों शामिल है। अब शिक्षा के विषय में तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में कुछ आपको बताना नहीं है, सभी लोग शिक्षा। लेकिन ये देखिए कि जो विषय है शिक्षा, उसमें प्राथमिक शिक्षा भी है और माध्यमिक शिक्षा भी है। यानी कि केवल जो हम अवधारणा है कि ग्राम पंचायतों को केवल माध्यमिक शिक्षा, वो प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब प्राइमरी स्कूल की, ऐसा नहीं है। इसमें वो शिक्षा में समाहित है, सम्मिलित है। मतलब इसके अलावा शिक्षा के सारे मामले गांव पंचायतों को दी गई हैं, ग्राम पंचायतों को, जिसमें ये भी शामिल है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी स्कूल, जूनियर प्राइमरी स्कूल। तो देखिए, इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गांव पंचायतों को संविधान ने दे रखा है कि शिक्षा के बारे में, तो संविधान ने तो इतना महत्ता ग्राम पंचायतों को दे रखा है। लेकिन अब आज की जो वर्तमान स्थिति है, ग्राम पंचायतों को शिक्षा का कितना अधिकार है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं पिछले बार आपको बता रहा हूँ कि जो वर्तमान ग्राम पंचायत की क्या व्यवस्था है और हम जो गांव सरकार की व्यवस्था चाहते हैं वो कैसी व्यवस्था है। तो जो वर्तमान में ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उसको आप पहले समझ लीजिए, और उसके बाद हम आप चर्चा करेंगे कि गाँव सरकार की क्या व्यवस्था शिक्षा के मामले में होगी। देखिए, वर्तमान में ग्राम पंचायतों की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें ग्राम पंचायतों की एक समिति होती है, उसके माध्यम से वो शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा ही है का गांव में, ज़्यादातर गांव में तो प्राइमरी स्कूल ही है, बहुत कम गांव में जूनियर प्राइमरी स्कूल है। तो हम चलते हैं प्राइमरी स्कूल को ही मान के चलिए, आधार मान के चलते हैं। तो वो जो शिक्षा की व्यवस्था गांव में अभी है, तो एक हर गांव पंचायतों में एक शिक्षा समिति बनी है। और मैं शिक्षा समिति के बारे में आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ, और सभी समितियों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि समितियाँ का कोई उपयोगिता है नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने समितियाँ बना रखी हैं, लेकिन उसको कोई उपयोगिता नहीं है। मैं चर्चा करती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम आज वर्तमान व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए उस मान के चलते हैं कि शिक्षा समिति है। अब जो 29 विभाग में गांव ने, सरकार ने जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया है, 7-8 विभागों का जो अधिकार दिया है, उसमें एक शिक्षा का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे रखा है। अब लेकिन दे तो रखा है, लेकिन क्या ग्राम पंचायतें का उसके क्या काम करती हैं, उसका आप अच्छे से आपको अनुमान लग जाएगा। तो वो काम करती हैं शिक्षा समिति के माध्यम से। और शिक्षा समिति का जो जितने जो सदस्य होते हैं ना, ग्राम वार्ड के सदस्य, जैसे मैंने बताया 9, 11, 13, 15 जो वार्ड के सदस्य चुन के जाते हैं, तो इन्हीं में से एक 6 सदस्य चुने जाते हैं। मान लीजिए 11 सदस्य हैं पूरे वार्डों के, या 13 सदस्य हैं, तो उसमें से 6 सदस्य शिक्षा समिति के लिए चुने जाएंगे। और उसका अध्यक्ष कौन होगा? ग्राम प्रधान होगा उसका अध्यक्ष। तो ग्राम प्रधान और उसके 6 सदस्य चुने गए, और इसके साथ साथ क्वाट किए जाते हैं, मतलब उसको लिए जाते हैं कि नॉमिनेट कहिए उसको करते हैं। एक तो स्कूल का प्रधानाध्यापक, और दूसरा जो है वो 3 जो है जो अभिभावक हैं, वहाँ के बच्चों के अभिभावक हैं, उसके 3 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 6 और एक साथ प्रधान और 3 अभिभावक, साथ 10 और एक 11 समझ लीजिए प्रधानाध्यापक। 11 सदस्यों की ये इनकी एक शिक्षा समिति होती है, और जिसकी जिम्मेदारी ये है कि स्कूल का बिल्डिंग का रख रखाव, इसका पुताई, उसका इसके लिए मिड डे मील, बच्चों का ड्रेस बांटना, कपड़ा बांटना, ये सारी उनका वजीफ़ा दिलवाना, ये सब शिक्षा समिति का काम है। और उसके लिए शिक्षा समिति करती रही है, ऐसा माना जाता है, लेकिन कहीं कभी हुआ नहीं, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब 2000 ये समझ लिया, अब ये शिक्षा समिति किस तरह से अब निरर्थक हो गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
हुआ क्या कि 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, मतलब शिक्षा का अधिकार। अब वो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में भारत सरकार का कानून है, उसे भारत सरकार ने पारित किया। उस कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि हर स्कूलों में एक शिक्षा, ये एजुकेशनल कमेटी होगी, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी हर स्कूलों के लिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ऐसे समझिए कि स्कूलों की व्यवस्था के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। ये कानून में व्यवस्था कर दी गई। धारा 21 का, आरटीआई एक्ट का जो धारा 21 है, उसमें ये व्यवस्था है कि हर स्कूलों के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसको SMAS भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है, इसको जान लीजिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ये व्यवस्था की गई है कि इसमें कुल 16 मेंबर होंगे। वो व्यवस्था कानून के द्वारा है, 16 मेंबर। अब ये 16 मेंबर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को होंगे, इसमें 11 लोग वो लोग होंगे जो कि अभिभावक या छात्रों के माता पिता के जो हैं वो चुन के आएंगे। अब इसे आप समझ लीजिए कि ये 11 लोग कैसे चुने जाएंगे। मतलब एक पूरा एक साथ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, सारे बच्चों के जो अभिभावक हो गए, मान लीजिए 50 लड़के पढ़ रहे हैं तो 50 लड़कों का अभिभावक हुए, 100 पढ़ रहे हैं 100 लड़कों का अभिभावक हुए। तो इन अभिभावक लोग 11 लोगों को अपने में से चुनेंगे जो कि इस कमेटी के सदस्य होंगे। एक बात हो गई। यही अभिभावक लोग इसको चुनेंगे एक अध्यक्ष, वो उस कमेटी का अध्यक्ष हो जाएगा। अब इसमें एक 11 होगा, एक अध्यक्ष हो गया 12, बचे 4। 4 में से एक आदमी चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत के वार्ड का जो 9-11 में से जो होते हैं उसमें से एक आदमी वार्ड का मेंबर बन जाएगा। एक आदमी जो अध्यापक है, मान लीजिए 3-4-5 अध्यापक, उसमें से एक अध्यापक आ जाएगा, उसमें वो भी चुन के आ जाएगा। और 2 आदमी ऐसे होंगे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे, वो भी नॉमिनेट हो जाएंगे। तो ये 4 लोग इस तरह से आ गए। अब इसमें ये इस कमेटी में ये आवश्यकता है, इसकी एक तरह से ज़रूरी है कि इसमें 50% महिलाएं सदस्य बनेगी। जो 11 में 50% महिलाओं के लिए एक तरह से आरक्षित कर दिया गया, मतलब उनके माता पिता, मतलब माताएं, बच्चों की माताएं इसमें बनेगी। अब ये कमेटी बन गई, ये एक कानून से बनी हुई कमेटी है। अब आप देखिए, अब एक तरह तो संविधान में ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रखा है शिक्षा संबंधी सभी अधिकार, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कानून बना रखा है पंचायती राज अधिनियम के अंदर, जिसमें कि वो कमेटी बनाते हैं। जैसे मैंने सोचा, वो कमेटी का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत होता है। और अब ये कानून आ गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में जो शिक्षा का अधिकार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो अब ये व्यवस्था जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के व्यवस्था के हिसाब से चलेगी, क्योंकि शिक्षा जो है अब जब से अनुसूची में आ गया, मतलब इसके लिए कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार बना सकती है। तो जब से ये व्यवस्था इसमें आ गई, तो ये शिक्षा के व्यवस्था के अंतर्गत ये देखिए, अब देखिए यहाँ बैठने से ये नुकसान हुआ कि मक्खी जो है बार बार हमको परेशान कर रही है और व्यवधान डाल रही है। तो इन अच्छी जगह पर, रमणीक जगह बैठने की दिक्कत ये है कि गर्मियों में ये समस्याएँ पैदा हो रही है, हमारे आपके बीच में ये मक्खी बाधा पड़ रही है। लेकिन ये फिर भी हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ सब व्यवस्था हम लोगों ने पहले सोच रखा था। अब ये देखिए क्या, तो अब ये जो सरकार, वो आरटीआई एक्ट अब लागू होगा, ये एक्ट तो कानून लागू नहीं होगा उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ग्राम पंचायतों का जो स्कूल के प्रबंधन पर जो भी उनके शिक्षा समिति के माध्यम से नियंत्रण था, वो एक तरह से खत्म हो। अब वो उस कानून के अंतर्गत एक तरह से जो अभिभावक हैं या छात्रों के माता पिता हैं, उनके वो नियंत्रण चल गया, क्योंकि वही अध्यक्ष रहेंगे और वही उनके सदस्य रहेंगे। और इसका जो फंडिंग वगैरह जो जैसे होगा, अब ग्राम पंचायत को नहीं आएगा, बल्कि वो फंड भी सीधे बेसिक शिक्षा विभाग से सीधे इनको आएगा। ये ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सीधे फंड मिलेगा, और वो इस सारे स्कूल की व्यवस्था करेंगे। जैसे मैंने कहा, जो पंचायतें ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति करती के अधिकार थे, वो सारे के सारे अधिकार उनको दे दिए गए हैं, और सारा का सारा व्यवस्था अब वही करेंगे। कितना खर्चा होगा, मेंटेनेंस का कितना ग्रांट होगा, कितना प्लान बनाएंगे, कितना नई चीज़ों को करनी है, पानी क्या व्यवस्था करेंगे, बिल्डिंग में कौन से रंग पुताई करेंगे, सारी व्यवस्थाओं का काम उन्हीं के पास अब चला गया है। तो अब एक तो समझ लीजिए कि उस कमेटी में ग्राम प्रधान का कोई अब दखल नहीं रह गया, क्योंकि उसमें है ही नहीं है। उसका अध्यक्ष तो उसके सदस्य हो गए।
सदस्य को चुने जाएंगे और सदस्य कौन होंगे, जो कि अभिभावक है, और अभिभावक में वो लोग अपना एक अध्यक्ष भी चुनेंगे। इस कमेटी की मीटिंग जो है ये व्यवस्था की गई कि हर महीने एक बार मीटिंग होगी और पूरे अभिभावकों की मीटिंग होती रहेगी हर 3-3 महीने के बाद अभिभावकों को, और वो शिक्षा के बारे में तय करें। देखिए, व्यवस्था तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगर ये चले तो ना, भारत में तो दिक्कत यही है कि व्यवस्थाएं तो कागज पर खूब चल रही हैं, बड़े अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं, और सब ये बाहर के नकल करके, जैसे विदेशों का नकल करके लाते हैं, और वो कानून आप पे ये वो व्यवस्था वैसी आपको दे देते हैं, बिना ये समझे कि गांव का समाज कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, गांव की व्यवस्था कैसी चलेगी, किस तरह के कहाँ तक उनकी समझ है, किस तरह से वो व्यवस्था को चलाएंगे, बिना ये समझे। और दूसरी बात है कि जब एक संवैधानिक व्यवस्था एक तरह से पहले से चल रही है, आप ग्राम पंचायतों के माध्यम से, तो आप एक पैरेलल एक व्यवस्था है, आपने गाँव के लिए भी शिक्षा समिति का बना दिया, शिक्षा में मैनेजमेंट कमेटी बना दी स्कूलों के लिए, पहले से चल रही थी ना ग्राम पंचायत, और वो भी संविधान के अनुसार से और पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से चला रही। हाँ, ये आप व्यवस्था जरूर बनाते जहाँ ये व्यवस्था जिन ये शहरों के लिए बना देते, जहाँ की ग्रामीण पंचायती व्यवस्था इस तरह से सुदृढ़ रूप से नहीं काम कर रही थी, वहाँ के लिए जिस तरह व्यवस्था बनाते कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें ये इस व्यवस्था को लागू करने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि अब देश भर में ये व्यवस्था लागू हो गई, तो राज्य सरकारों के लिए बाध्यता है कि वो उसको लागू करेंगे। अब आप ये पता लगाइए कि आपके गांव में किसी के ये क्या है, ये जो शिक्षा प्रबंध समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पता लगाइए। मैं तो नहीं समझता कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी हर माह बैठक होती है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब बहुत सारे स्कूल हैं, इन स्कूलों में 10, 15, 20 छात्र तो है नहीं, और 16 की कमेटी कहाँ से बन जाएगी। बहुत सारे मैंने देखे हैं गांव स्कूलों में जाके कि जब से स्कूलों की व्यवस्था की दुर्व्यवस्था ये हो चुकी है कि अब प्रधान के हाथ में नहीं, तो प्रधान कहता है कि हमसे क्या गांव स्कूल का क्या मतलब। तो अब प्रधानाध्यापक जो है वो प्रधान के डर में तो है नहीं, आए नो आए, उनके अध्यापक आए नो आए। और ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनती है बच्चों के अभिभावकों की, उनके पिता और माता की, तो वो प्रधान जी घर बैठ के अपना स्कूल में बैठ के जिसको बुला के अपना कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, क्योंकि गांव के किसी की उसकी चिंता है नहीं कि हम जाके कमेटी में बैठे और मीटिंग करें। वो लोग अपना प्रधान अध्यापक से कह देते हैं भैया जैसा करना हो करो, हम लोग तो दस्तखत करवा लेना, कोई आता नहीं है ना कभी मीटिंग बैठती। तो पूरा का पूरा जो स्कूल है वो प्रधानाध्यापक के मैनेजमेंट में आ गया है, क्योंकि ये लोग तो किसी का इंटरेस्ट लेते नहीं है। आप पता लगा लीजिए किसी गांव में ऐसा कोई कमेटी इस तरह से चलती हो, हर महीने मीटिंग करती हो, नियम बना अपना चर्चा करती है, स्कूल के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करती है, शिक्षा का वातावरण बनाती है, स्कूलों को जो लड़के नहीं स्कूल में आ रहे हैं उनको घर से ला के स्कूल में पहुंचाती है, उनको सबको ड्रेस दिलवाती है, कपड़े दिलवाती है। ये सब कहीं अगर आपने देखा होगा तो हमें बताइएगा, हम कभी शायद अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। लेकिन मैंने नहीं देखा है, कहीं हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं है। तो अब ये एक तो वो व्यवस्था वो फेल है, दूसरा ग्राम पंचायतों के पास अधिकार नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि प्रधान जी के अधिकार में पूरी शिक्षा की व्यवस्था इसमें चल रही है, और उनकी मर्जी वो बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉकों में रहते हैं, ये लोग मिलके अपना जानते ही हैं कि शिक्षक शिक्षा अधिकारी को पैसा दीजिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी दीजिए, तो प्रधान वो आप स्कूल पढ़ाने जाइए न जाइए आपको तनख्वाह मिलता रहेगा। तनख्वाह का कुछ हिस्सा आप उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे देंगे, कुछ सहायक बेसिक अधिकारी दे देंगे, वो आपका दस्तखत करेंगे, कभी आपकी जांच करेंगे नहीं, आएंगे नहीं। और जब कोई दिक्कत आएगी तो ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको प्रधान जी और मास्टर साहब मिल के फर्जी सबसे दस्तखत करा लेंगे, नहीं स्कूल की व्यवस्था बहुत ठीक चल रही है, और वो काम वहीं का ख़त्म होगा। आपकी शिकायत भी हुई तो शिकायत आपका व्यर्थ में चला जाएगा, कोई आपकी सुनवाई करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब कमेटी तो लगेगी भाई, कमेटी ने लिखा है तो अब कमेटी तो व्यवस्था है, सरकार की बनाई व्यवस्था है, वो कमेटी लिख रही है ठीक है, तो आपका अब शिकायत को कैसे मान जाए। तो ये शिक्षा व्यवस्था की इस दुर्व्यवस्था के कारण अब सभी गाँव के आसपास सब पब्लिक स्कूल खुल गए। पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी स्कूल, आप जानते हैं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को अब किसी सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता है, सबके बच्चे अब जाके उन स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं पढ़ते हैं। तो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके अभिभावक को क्या लेना देना है आपके ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में क्यों जाएंगे, क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे, वो कोई रुचि लेते नहीं इससे।
तो वो एक फर्जी एक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है? उसको ग्राम प्रधान मैनेज कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था ग्राम के शिक्षा व्यवस्था जो प्राइमरी स्तर का इस देश के, कम से कम उत्तर प्रदेश की, तो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की प्राइमरी व्यवस्था जो है बिल्कुल जो सरकारी एकदम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और ये बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रही है। कहीं कहीं आपको दिख जाएगा कुछ अच्छे वातावरण में कुछ अच्छे लोग कहीं पहुँच गए, तो कहीं प्राइमरी स्कूल अगर ठीक से चल रहा हो, वो समितियाँ ठीक से काम कर रही हो, तो वो एक अलग बात है। वो तो आपका कोई कितनी खराब से खराब व्यवस्था में 2-4-5% व्यवस्थाएँ चलती रहती हैं। तो ये स्थिति। अब आप ये बताइए, अगर गांव सरकार किस नज़रिए इसको रहती है, तो मैंने आज की आपको व्यवस्था बताई, चौपट व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उसका प्रबंधन और उसके साथ खाली। अब वो गांव में इन स्कूलों में जानते हैं कौन जाते हैं? वजीफ़ा लेने वाले, नाम वजीफ़ा लेने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है, लड़कियों को वजीफ़ा मिलता है, तो वो नाम तो यहाँ लिखवा देते हैं ताकि स्कूल में नाम हो और यहाँ वजीफ़ा लें यहाँ। और लेकिन वो पढ़ते बच्चे कहाँ हैं? वो पब्लिक स्कूलों में या अंग्रेजी स्कूलों में जो इर्द गिर्द खुले हैं, तो यहाँ से लेते हैं। कुछ बच्चे हैं छोटे मोटे, वो मिड डे मील के लालच में जाते हैं यहाँ खाने पीने के लिए। बस इतने ही इन उपयोगिता रह गई है इन स्कूलों की, वजीफ़ा लो, ड्रेस लो और मिड डे मील खाओ और बाकी पढ़ो लिखो कहीं और दूसरे स्कूलों में जाके। और ये ऐसा चल रहा है और ये व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित ढंग चल रही है कि यहाँ से पैसा लेते हैं और जाके पढ़ते हैं दूसरे स्कूलों में और किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। और अगर आपत्ति करें तो लोग यहाँ के समझते हैं मास्टर अगर नहीं देंगे तो सोचते हैं कि हम अपना नाम कटवा लेंगे तो मास्टर साहब का स्कूल में ये हालत हो जाएगी, कोई संख्या ही नहीं रहेगी, तो क्या किसको पढ़ाएंगे? तो फर्जी कागज़ 100-150 लड़कों का कागज़ ये मास्टर साहब चल प्रधान साहब इसलिए बनाते हैं कि उन लोगों को कह रखे हैं कि भाई आप यहाँ से ले नाम लिखाए रहिए और जाइए जहाँ पढ़ना हो जाके पढ़िए। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत उत्तर प्रदेश सरकार की, और इतने ही नहीं पूरे देश की जो प्राइमरी शिक्षा है इसकी यही स्थिति रह गई है। इसलिए जो भी जिसके पास भी थोड़ा साधन है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाता है। अब अगर गांव सरकार रहती, जिसे मैं कहता हूँ कि गांव सरकार का देखिए अगर रहता तो इस तरह की व्यवस्था को क्या करता? गांव सरकार रहती तो ये जो हम तो पहले कह चुके हैं, गांव सरकार में समितियों की कोई ज़रूरत नहीं है, समितियां बेकार हैं, ये निरर्थक है। ये तो पता नहीं किस अकल के मारे हुए आदमी ने गांव पंचायतों में एक समिति की व्यवस्था कर दी है जिसका कि कोई औचित्य ही नहीं है। उन्हीं लोग जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उन्हीं लोगों को समिति बना के आप काम कराना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल बेकार ये व्यवस्था बना के चला रहे हैं कागज़ में, और इसलिए उसका हद तो आपने देखा। समितियों में ग्राम सरकार में होती नहीं, ग्राम पंचायत होती, और ग्राम पंचायत ये व्यवस्था करती कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये उसके अधीन काम करे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ठीक है, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, स्कूल के प्रबंधन का काम आप करिए, वो केंद्रीय कानून है, लेकिन उस कमेटी के ऊपर जो बड़ी कमेटी होगी वो पूरी ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के अधीन काम करे। अभी क्या कि कमेटी राज्य सरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग के अंदर काम करती है और विभाग उनका नियंत्रण करता है। विभाग का मतलब जो ब्लॉक में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठते हैं वही उनके अफसर हैं, इन समितियों के वही चलाते हैं। और वही समझ लीजिए वो लोग किस तरह चलाते हैं, खाना पीना अपना लेन देन वही व्यवस्था से वो चलती रहती है। तो वो ये व्यवस्था जो आज बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन चल रहा है, इस व्यवस्था को हम लोग चलने नहीं देते। हम गांव सरकार कहते हैं कि ये ग्राम पंचायत के अधीन ये कमेटी रहेगी और उसी के निर्देशों में काम करेगी। और ये जो कमेटी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो भी उसको निर्देश देना होगा, जो भी बजट लेना होगा, जो कुछ भी उनको पाना होगा, मेरे ग्राम पंचायत के या मतलब गांव सरकार के द्वारा प्राप्त करेगी। बजट भी हम ग्राम सरकार देगी, उस पर नियंत्रण भी रखेगी। वो जो नियम बनाएंगे, जो व्यवस्था, उनको जो शिकायत करना हो सब वो ग्राम पंचायत से करेंगे। तो ग्राम पंचायत का जो आप मुखिया ग्राम प्रधान है और उसके जो सदस्य हैं, तो वो पूरा उनका नियंत्रण रहता। और गांव में ये पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था ग्राम के अधीन रहती है, उसका बजट, उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, उसके जितनी योजनाएं हैं और उसके अलावा जितनी भी योजनाएं आती ग्राम सरकार की शिक्षा के संबंध में, सब ग्राम पंचायतों के माध्यम से आती। और ग्राम पंचायतों के माध्यम से आती तो जैसे मैंने पहले बताया कि गांव सरकार का एक एक पैसे का हिसाब, एक एक पैसे का लेखा जोखा सब ग्राम पंचायत में रहता और ग्राम पंचायत के दफ्तर से आप सारी चीज़ें आपको मिलती। कहीं कोई दिखाने के लिए आजकल अब आपने तो ग्राम वो बना दिया स्कूल मैनेजमेंट, कहाँ उसका दफ्तर है,
कहाँ अध्यक्ष ही बैठते हैं जो ग्राम प्रधान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं, कभी हैं कि नहीं हैं, उसको क्या ज्ञान है, उनकी समझ क्या है, स्कूल की शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ तो अब ग्राम पंचायतें एक विशेषज्ञ को रख लेती हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। जैसे मैंने बताया कि हर कमेटी अपना एक विशेषज्ञ रख लेती, और हर विभाग, हम तो सब कमेटी कहते नहीं, शिक्षा विभाग अपना एक विशेषज्ञ रहता, उसके राय मशविरा करके अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाता। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का तो कोई ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ मिलेगी, किधर होगी, कहाँ होगी, तो वो तो एक मजाक है। सरकारी जो सरकार चलती है, सरकार में एक बात आप जान लीजिए कि सरकार में बहुत सारी चीज़ें मजाक चलती हैं। मजाक का मतलब है कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब एक जगह कानून किसी के दिमाग में आया, कानून बन गया, और उस पर कुछ 2-4 दिन महीने भाषणबाजी हुई और ये दे दिया गया, और उसके बाद उसको डस्टबिन में पड़ी गई। और डस्टबिन में जिसको कूड़ा खाने में है, जब आप कूड़ा का सफाई करें तो शायद दिखाई दे। उसी तरह के इस तरह से सरकारें कम से कम 20-25% काम ऐसे ही करती हैं जो कूड़े खाने में डालने वाली रहती है। उसी तरह से ये भी उसी का एक भाग है। शहरों के लिए ठीक है, शहर के लिए बनाइए, लेकिन गांव के लिए ये कूड़ा ही है, समझ लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि गांव में एक संवैधानिक संस्था चल रही है। अब ये अब इसके बाद आप ये समझिए कि गांव सरकार के इस प्रबंधन के तहत ये अगर ये चलता, तो ये वैसे अगर ये कानून नहीं है तब भी ग्राम पंचायत अपना शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन चलिए अब आ गया केंद्र का, हम ये नहीं कहते कि उस केंद्रीय कानून को हटाएं, लेकिन उसको ग्राम सरकार के अधीन करके और पूरी शिक्षा की व्यवस्था करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बार बार पहले भी कहीं संदर्भ में आया, मैंने कहा है कि देखिए, ये पूरा का पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है ना, ये इसमें डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, माध्यमिक स्कूल भी है। अगर ग्राम पंचायतों को, ग्राम सरकार को अधिकार रहता तो वो अपने ढंग से स्कूल की बिल्डिंग बनवाते, अपने ढंग से स्कूल का व्यवस्था करते, गांव के ही लोगों को शिक्षक नियुक्त करते। अभी नियुक्त करते हैं बाहर के लोगों को, आते हैं नहीं आते हैं, उनकी नौकरी है, 40-40, 50-50 तनख्वाह देते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, स्कूल में बच्चे आते नहीं। पूरा गाँव की जो व्यवस्था रहती है, तो गाँव में ही अपने स्कूल बच्चे रखते, स्कूल के टीचर रखते, उनको ट्रेनिंग दिलवाते, शिक्षकों को दिलवाते। शिक्षकों गांव के रहते तो जिम्मेदारी रहती कि शिक्षक मोटिवेट करते, शिक्षक लोग उन लोगों को एक्स्ट्रा ट्यूशन देते, गांव में उन बच्चों को पढ़ाते। और हर गांव का बच्चा यही चाहता उस समय, अगर गांव की जो व्यवस्था रहती कि हर बच्चा हर गांव के लोग यही चाहते कि इन्हीं गांव के स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़ें, क्योंकि वो लोग तो अपना समझ के पढ़ाते। और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अब MA BA पास हो गई हैं, 1-1 साल की ट्रेनिंग गाँव वाले ग्राम पंचायतें या गांव सरकार खुद उनकी ट्रेनिंग करा के और उनको अपने अध्यापक रखती, और उनको कोई जरूरी नहीं 40,000 तनख्वाह दे कि उनको 10-10 हज़ार तनख्वाह देती कि 4-4 घंटा काम कराती। अगर आज 4 टीचर हैं तो गाँव सरकार 10 टीचर रखती, कुछ को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक रखती टीचर, ताकि टीचरों की संख्या बढ़ती, फिर जरूरत होती उसी में ट्यूशन की व्यवस्था गाँव में करती। तो पूरा शिक्षा व्यवस्था जो है, और अपने ढंग से ग्राम पंचायतें बनाती, जहाँ लोगों की मांग होती कि अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, तो ग्राम पंचायतें अंग्रेजी के भी शिक्षक रखती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए इस स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वाले स्कूल में भाग जाते हैं, वहाँ अंग्रेजी पढ़ाती। ग्राम पंचायत खुद अंग्रेजी के शिक्षक रखती, एक नहीं 2 शिक्षक रखती। तो ये पूरी व्यवस्था अपने गाँव वाले लोग अपने बच्चों को हर तरह के सर्वांगीण विकास के लिए उस हिसाब से बनाते हैं, उनका सर्वांगीण विकास होता, और विशेषज्ञों के राय के अनुसार वो अपना ये काम करते। लेकिन आज तो उनको आपने कहीं नहीं छोड़ा, आज तो शिक्षा व्यवस्था ने गांव पंचायत के हाथ में है नहीं, और जिनके हाथ में आपने दे रखा है उनका पता नहीं है। तो इसलिए इस देश में, और शिक्षा व्यवस्था जान लीजिए, अगर शिक्षा नहीं है तो देश को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। गंवारों को, अनपढ़ों को आप तैयार करेंगे तो वो क्या करेंगे? रोजगार उस लायक है नहीं कि उनको आगे चल के रोजगार मिले। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो उल्टा फुल्टा काम करेंगे, नशाखोरी करेंगे, मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे, समाज में जाति में के बटेंगे, धर्म में बटेंगे, नेतागिरी करेंगे, नेतागिरी से जाके लूटेंगे, और जहाँ मौका मिलेगा सरकारी पैसा लूटेंगे, लोगों का आगे चल के वो नहीं कुछ रहेगा तो लोगों को लूटेंगे। गांव में किसी तरह 3 तिगड़म 420 यही सारा माहौल समाज में बनता जाएगा। और देखिए बन रहा है, धीरे धीरे समाज किस तरफ जा रहा है। यही 3 तिगड़म दाव पेच नेतागिरी, सबको नेतागिरी का शौक है। क्यों? हम आश्चर्य की बात है, जो सेवा का काम है सबको शौक है, नेतागिरी का इसीलिए शौक है, उसे दलाली करने को मिलता है, उसे लूटने को मौका मिलता है, उसे पैसा घर बैठा। तो इस व्यवस्था को आप देखें तो क्या हो गया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि गांव की जो ये सरकार है, उसकी हर योजना है, हर तरह से
तो इसलिए गांव सरकार के लिए हर व्यवस्था में इसी तरह की जो व्यवस्था होंगी कि गांव स्वतंत्र रूप से उसके बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब मैं एक विषय आपको एक बात करूं कि अभी मैं कल इसी 30 तारीख को मैं चूँकि राष्ट्रीय पंचायती राज के पंचायती ग्राम प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत साल तो जानते हैं आप, 20 साल 25 साल से। कल एक समस्या मेरे सामने एक प्रधान ने रखा। उनका ये समस्या था कि हमारे गांव में ये व्यवस्था की गई है कि सरकार का आया निर्देश कि गांव पंचायत का भवन बनाइए और उसके लिए 35 लाख या 40 लाख रुपया गांव सरकार ने दिया कि आप इसका भवन बनाइए। अब गांव में वो ज़मीन तो मिल नहीं रही है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। अब वो 35 लाख रुपया हमारे हमको मिला तो, लेकिन हम ज़मीन है नहीं, तो ज़मीन न होने के नाते हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। अब यह बताइए कि जब वो 35 लाख रुपया अब उनको है, कुछ काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करें। कानून की स्थिति यह है कि अगर आप गांव पंचायतों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर ज़मीन नहीं है तो आप डीएम को लिखिए और लैंड को एक्वायर करिए, जैसे लैंड एक्विजिशन होता है, अधिकृत कराइए, तो अधिकृत कराएंगे। लेकिन डीएम साहब आपके लिख देने से इतनी जल्दी तो अधिकृत कर नहीं देंगे, आप जानते हैं। और ग्राम प्रधान की क्या हैसियत है कि डीएम साहब को दबाव डाल के वो ज़मीन का अधिकृत करे, गाँव से बिल्डिंग बनवा रहे हैं। अब वो 30-40 लाख रुपया फालतू खाते में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उपयोग नहीं। गांव सरकार ही कहती है, गांव सरकार तय करती है कि हमें अगर ज़रूरत है तब ना हम ग्राम पंचायत के भवन बनाएंगे। आज हमारी 40 लाख रुपए के गांव में दूसरी ज़रूरत होती, तो गांव सरकार रहती तो वो अपना बजट कहती कि हमें अभी स्कूल का ज़मीन नहीं मिल रहा, हम इसको नहीं बनवाएंगे, हम स्कूल नहीं बनवाएंगे, बाद में जब हमारे पास ज़मीन उपलब्ध होगा तब बनवाएंगे। और ये 30 लाख रुपया वो प्रस्ताव पारित करके उसको दूसरे ढंग से खर्च कर लेते। लेकिन अब वो जो पैसा है वो खर्चे कर नहीं सकते, दूसरे किसी मद में लगा नहीं सकते। क्यों? इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार ने एक नियम बना रखा है कि जो हम कहेंगे आप वही करिएगा, अपने ढंग से कुछ कर नहीं सकते। अब वो गांव का विकास, 40 लाख रुपया गांव में पड़ा हुआ, गांव के लोग उपयोग नहीं करते। मान लीजिए गाँव सरकार आती तो ठीक है, अगर हमको स्कूल ही हमको पंचायत भवन बनाना है तो बहुत सारे लोग अब गाँव में अब नहीं रह रहे हैं। जबकि 10 सालों में आप देखिए बहुत से लोग अपना मकान बंद करके और चले गए हैं, शहरों में रहते हैं, और कभी कभी गांव पंचायत रहती उन गाँव पंचायत भवन के लिए किसी के मकान किराए पर लेती, अगर मिल जाता उनको किराए पर मिल जाता, और उस पैसे से अपना दूसरा काम करते। तो ये देखिए कि गांव सरकार की कैसी ये व्यवस्थाओं में कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं, देखिए उसकी ज़रूरत कितनी महसूस हो रही है उसको, इस गाँव सरकार की। मैंने कहा कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उस सरकार का इंतज़ार करिए, सरकार को चिट्ठी पत्री लिखिए, इससे ज़्यादा आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये पैसा आपके हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। तो ये जो व्यवस्था हम बार बार आपको इसे समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अब या पूरे प्रदेश और देश के लोगों को समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक संवैधानिक संस्था को क्यों नहीं आप काम करने दे रहे, क्यों नहीं उसको पूरा अधिकार दे रहे हैं, क्यों नहीं उसको अधिकार दे के आप दे रहे हैं कि वो अपने ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाएं और आगे चलाएं। और उनको अगर आप समझते हैं कि उनको समझ नहीं है तो उनको समझ विशेषज्ञों की राय से मिल जाएगी। और जब विशेषज्ञ धीरे धीरे गांव में 2-4 साल आएंगे बताएंगे तो धीरे धीरे गांव के लोग खुद अपने विशेषज्ञ बन जाएंगे, खुद चीज़ें सीखती हैं। करने से तो आदमी सीखता है, जब करेगा तो सीखेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप जो है इसमें विलम्ब मत करिए। मैं बार बार आपको उत्साह प्रोत्साहित करता हूँ कि गाँव सरकार को समझिए, गाँव सरकार के लिए आवाज़ उठाइए, गाँव सरकार के लिए जो बातें मैंने कहा इसको आप देखिए। मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत इसमें अब धीरे धीरे इसमें आप रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको सोचते हैं कि गांव सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, कि ग्राम पंचायतें आ गई हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये जो भावना आपके अंदर आ गई ना कि हमसे क्या लेना देना है, ये तो बनना नहीं है, इस सरकार भ्रष्ट सरकार है, नेताओं की सरकार है, नेता कभी गाँव में गाँव सरकार बनने नहीं देंगे, क्योंकि नेता जानते हैं कि अगर गाँव सरकार बन गई तो हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। और अधिकारी सोचते हैं कि गाँव सरकार बन गई तो उनके लूट का जरिया बंद हो जाएगा, तो नेता रुचि नहीं लेंगे, अधिकारी नेता रुचि नहीं लेंगे, तो ये गांव सरकार बनने कहाँ जा रही है। और गांव सरकार बनेगी नहीं तो ये क्या बात है कि हम गांव सरकार के बारे में जानें, गांव सरकार का सुने, ये आपके धर्म। तो इसीलिए देखिए मैंने बहुत पहले कुछ महापुरुषों को 10-12 महापुरुषों को चर्चा इसीलिए इस श्रृंखला में मैंने रखा था कि आखिर में वो लोग भी तो थे, आखिर में कितना त्याग करके उन्होंने देश की व्यवस्था देने के लिए कितने संघर्ष किए। तो क्या आप देश की व्यवस्था देने के लिए कोई एक व्यवस्था है, और जो व्यवस्था आपको मिली हुई है
उस व्यवस्था के लिए क्या आप नहीं थोड़ा सा 4 कदम बढ़ सकते हैं? आखिर में आप ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी व्यवस्था संविधान ने दे रखी है, क्या उसको लागू कराने के लिए आप 10 कदम नहीं बढ़ सकते? क्या इस बात को आप आगे नहीं बढ़ा सकते? अरे कुछ नहीं तो करिए, तो कम से कम जो बात हम कह रहे हैं इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, तो इसको आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते, बस हमारी कुछ लोग, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, सुन के बस मैं देखता हूँ कि वहीं के वहीं ठहर जाते हैं और बस हमारे समाज से चर्चा भी नहीं करते हैं। कि नहीं तो 42वां बार आपसे बात कर रहा हूँ। अब तक तो पूरे देश भर के लोगों को मालूम हो जाना चाहिए इसी मीडिया से कि वह गांव सरकार के लिए कहीं चर्चा की जा रही है। लेकिन मैं नहीं देखता कि आपने कभी इसको 2-4 लोगों को छोड़ के कभी आप इसको शेयर करते हो, कभी आप इसको चर्चा करते हो, कभी इसके बारे में कोई गोष्ठी करते हो, कभी इस बात के लिए आंदोलन करते हो, कहीं बस कोई आप ज़्यादा उसमें मैं देख रहा हूँ कि रुचि नहीं लेते। तो ठीक है, अगर हम, लेकिन मैं तो मैं अपना एक कर्तव्य समझता हूँ और ये सभी का धर्म है। और हमारा देखिए, हम लोगों को संविधान ने एक नागरिक कर्तव्य दिया है। नागरिक कर्तव्य ये है कि हमें संविधान के प्रति आस्था रखना चाहिए, संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था रखना चाहिए और संविधान के आदर्शों को लागू कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो मैं तो अपने उसी मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और आपको उसके संविधान के जो आदर्श हैं, और संविधान का आदर्श है कि ग्राम पंचायत सरकार लागू की व्यवस्था बनाई जाए, तो मैं वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ। आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए और आपको करना चाहिए। लेकिन आप संविधान के अपने कर्तव्य कोई नहीं करेंगे तो कोई क्या कर सकता है, ये आपका अपनी सोच है। लेकिन आपका एक दायित्व बनता है और मैं अनुरोध ही कर सकता हूँ और अपने इस दायित्व को निर्वाह करने के लिए इसको पहले आप, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जितना माहौल बनाएंगे आप उस और माहौल बनेगा। और जब जनता की शक्ति से कोई बड़ी शक्ति है नहीं, तो जनशक्ति उभरेगी, जनशक्ति उतरेगी तो गांव सरकार लागू होगा और गांव सरकार बनेगा तो गांव तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। इस भारत देश भी स्वर्ग बनेगा। कोई 6 लाख गांव हैं जहाँ 1 अरब लोग गांव में रहते हैं, 1 अरब लोग खुशहाल रहेंगे। 1 अरब 6 लाख गांव अगर स्वर्ग बन जाएंगे तो आप भारत कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। हमें तब दुनिया में हम श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि गांव स्वर्ग बने, हमारा देश श्रेष्ठता हासिल करे और हम लोग सब लोग प्रसन्नचित्त रहें, खुशी रहें। ये हमारा उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ कि बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि आप भूल जाते हैं, फिर मैं याद दिलाता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी।